जलोढ़ मृदा पर बातें हो रही थी आपसे, हो गया था, मृदा हो गया था, मृदा में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर या फिर कुछ बचा हुआ है अभी क्लास में है? जलोढ़ हो गया है। अच्छा, अभी उसको नहीं पढ़े थे। सब टॉपिक आप लोगों को करा देंगे हम परसों तक, कहानी को एकदम दुरुस्त कर देंगे। ठीक है, निश्चित रूप से कर दे रहे हैं। बीपीएससी वाले को तो केवल काली मृदा का नाम याद रहता है। अक्सर बीपीएससी का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, काली मृदा गिर्द गिर्द में घुमा घुमा के पूछता है, जब भी हम देखते हैं तो। अब लेकिन रही बात कि मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक होकर के अब गेस करके थोड़े पढ़ाएंगे कि यही वो पढ़ लो। मृदा मतलब पढ़ना है कि सब मृदा पढ़ना है? ठीक है, सबको पढ़ा दे रहे हैं, चिंता मत करिए। चलिए, दूसरा लाल मृदा पर बात करेंगे, रेड सॉइल पर। इसी से सब चीज क्लियर हो जाएगा। लाल मृदा, रेड सॉइल पर आपसे बातें होगी। लाल मृदा, रेड सॉइल। ठीक है, लिखते चलेंगे। लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। लोहा के ऑक्साइड के कारण रंग लाल होता है। दक्षिणी भारत, नीचे इसका विस्तार लिख लेंगे एक लाइन। इसका विस्तार किधर है? विस्तार कहाँ है? दक्षिणी भारत एवं पठारी क्षेत्र के पूर्वी भागों में। दक्षिणी भारत एवं पठारी क्षेत्र के पूर्वी भागों में। यदि क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज्यादा किधर? तमिलनाडु। इसका क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। लिख लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। पठारी भाग के पूर्वी क्षेत्र किसको कहेंगे? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाँ, एक चीज आपसे पूछ सकता है कभी कि सर इसका इतने राज्य तो हमने लिखा दिया, सबसे ज्यादा विस्तार किस क्षेत्र में है? एकदम फैक्चुअली रहिए। हाँ, सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में है। रेड सॉइल का सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में है। किसका? एक मैप बना करके फॉर्म कर देते हैं सब मृदा को, चिंता मत करिए। ठीक है, कल परसों 2 दिन का डेडलाइन अगर रख दिया है मैनेजमेंट हम लोगों के सामने, तो इसको भी सम्मान करना है ना। आए आए, देखिए यहाँ तो मृदा जलोढ़ मृदा है, लेकिन यहाँ के जलोढ़ मृदा का रंग अलग अलग हो जाता है, वो अलग कारण है। जैसे जलोढ़ मृदा में ही देखिएगा ना, तो आपका गांव कौन सा है? क्षेत्र कहाँ से हैं आप बताइए ना, वही का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चंपारण में कहाँ के गांव बताइए ना सीधे। गांव में कहीं से हैं कि शहर से हैं? गांव बताइए सीधे अपना। आए, हाँ बताइए, कोटवा में। अब बात करिए कोटवा पर आकर के। ठीक है, सुनिए, अब कोटवा की जो आपकी मृदा होगी, उस कोटवा की मृदा में 2 मिनट उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी वो मेरे प्रिय आदमी असंतुष्ट हो जाते हैं। कोटवा एक के जो है
वहां पुल है गंडक पर, और उसी गंडक पुल के बाद आगे कोटवा पड़ता है। सुनिए, नहीं, काली मिट्टी नहीं है, वहां दोमट प्रकार की मृदा मिल जाती है कोटवा क्षेत्रों में। कारण क्या है, आपके क्षेत्र में जलोढ़ मृदा है, लेकिन आपके जलोढ़ में, ठीक है, अब मुजफ्फरपुर के जलोढ़ में, दोनों के रंग में देखिएगा ना तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। कोटवा में अब मुजफ्फरपुर के मृदा के रंग में थोड़ा अंतर हो जाएगा। पटना के दक्षिण भाग के मतलब दक्षिणी बिहार के और उत्तरी बिहार में पाई तो जलोढ़ मृदा जाती है, लेकिन इसके रंग अलग मिल जाएंगे। कारण क्या है, हर जगह खनिज के मात्रा जो पैतृक सेल है वे अलग अलग मिलते हैं, और जहां वो डिफरेंस मिलेंगे रंग को बदल देते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है। कहीं देखिएगा जलोढ़ मृदा थोड़ा सा काला टाइप का मिलेगा, कहीं जलोढ़ मृदा उजला मिलेगा, कहीं जलोढ़ मृदा थोड़ा लाल टाइप के मिलेगा। तो लाल मृदा नहीं है, वो है तो जलोढ़ के रूप का ही, लेकिन वहां जो खनिज की मात्रा है वो उसके रंग को बदल रहा है। तो राज्यों के स्तर पर जो हम लोग पढ़ेंगे बस ऐसे ही पढ़ेंगे। लाल मृदा, रेड सॉइल, ये लाल होता है, कारण क्या है, लोहे की ऑक्साइड, इसका विस्तार क्या है और इसका क्षेत्र किधर होगा। एक चीज लिख लीजिए, इसमें जो है किन चीजों की खेती ज्यादा की जाती है, थोड़ा सा इसको भी लिखते चलिए। खेती किसकी होती है सबसे ज्यादा, तो लाल मृदा में किसकी खेती सबसे ज्यादा करते हैं, मूंगफली की। सबसे ज्यादा खेती किसका होगा, मूंगफली का। तमिलनाडु में मेरे भाई, डाटा थोड़ा अपडेट करते रहिए ना। तमिलनाडु में पूरे सालों भर मूंगफली मिलती है, और मात्रा में हो सकता है गुजरात है, इधर हम भी नया अपडेट नहीं है इस पर, हो सकता है गुजरात होगा, लेकिन तमिलनाडु में मूंगफली सबसे ज्यादा हर साल मिलता, मैंने पूरे सालों भर मिलता है, क्योंकि वहां जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, वो मूंगफली की खेती के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। तमिलनाडु क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा। इसमें किस खनिज की प्रचुरता ज्यादा है और कमी किसकी ज्यादा है, तो कमी तो आप लोग जानते हैं कि सर कमी फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, ह्यूमस का, ये कमी हर जगह है, ठीक है, अलग से कहीं कुछ नहीं पूछना है। आगे लिख लीजिए, काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा, अब इसका कारण आपसे थोड़ा सा पूछ सकता है कि काली मृदा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ। पहले इसका नाम एक बार देख लीजिएगा, काली मृदा को किस किस नाम से जानते हैं, तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं, जहां चेरनोजम भी, लगातार इस पर बात होते रहता है, चेरनोजम भी कहते हैं, इसको करेल भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है जैसे दक्कन ट्रेप के, लिखिए लिखिए भाषा में लिख लीजिए एक लाइन, हाँ कपास, चेरनोजम, जी हाँ चेरनोजम, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हाँ निर्माण में लिखना है एक लाइन। करेल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, करेल उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। नहीं, ये काली मृदा जहां जलोढ़ में ज्यादा मात्रा इसका पाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों को करेल बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ जहां काली मृदा ज्यादा हो उसे ही वहां पर जो है करेल बोला जाता है। अभी इसी रंग पर बात हो रही थी आपसे, हाँ करेल मिट्टी का नाम है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है इसे। एक लाइन लिखिए इसमें, दक्कन पठार के, दक्कन पठार के चट्टान के, दक्कन पठार के चट्टान के अपक्षय होने से, दक्कन पठार के चट्टान के अपक्षय होने से, अर्थात टूटने फूटने से, टूटने फूटने से
टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है, इस मृदा का निर्माण हुआ है। विस्तार, विस्तार कहाँ है इसका? काली मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में विस्तार। सर्वाधिक कहाँ? महाराष्ट्र में, सर्वाधिक महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, कर्नाटक लिख लीजिए। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हाँ नीचे लिख लीजिए एक लाइन में, इसकी विशेषता बता दीजिए कि सर इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है। इसमें जल धारण क्षमता, इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, इसमें जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है। एक पॉइंट और लगा लीजिए विशेषता में, इसे स्वतः, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। हाँ, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है और स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। क्यों कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा? क्योंकि जो है स्वतः जुताई, क्योंकि इसमें मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं और उन दरारों के कारण जो है इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और इसमें खेती किसकी तो हो ही गई, कपास की, बहुत हो गया। लेटेराइट मृदा पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, लेटेराइट मृदा पर भी। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा का क्या स्टेटस है? ठीक है, कुछ लोग हारे थके लग रहे हैं, हारने थकने जैसा आभास नहीं होना चाहिए, नहीं है, जैसे लग रहा है कि एकदम हारे थक गए हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? चौथा फेज के लिए हम लोगों ने कोर्स मॉडल कर लिया, डिजाइन कर दिया है। हाँ, अरे आप लोगों का तो चल ही रहा है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया गया है आपको कि आपका कोई सगा संबंधी हित मित्र दोस्त रिलेटिव हो तो उसको बता देंगे, नहीं कि नहीं? वो फौज फेर के जो है फेज 4 के लिए बैच डिजाइन कर लिया गया है। आप लोगों का कोई हित मित्र, सगा संबंधी, मित्र, दोस्त, भाई, भतीजा अगर जो है इस मामले में आना चाहे तो उसको बता दीजिएगा कि ससमय उपस्थित हो जाए और उसको उस बैच में लंबा पढ़ने का मौका मिल रहा है कि 5 मार्च से अप्रॉक्स बैच शुरू हो जाएगा और पूरा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जितना अगस्त हो सके 6 महीना शानदार पढ़ेगा। 2 महीना से 2.5 महीना तक उसको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब देखिए इतना थोड़ा सा कम समय तो एनसीईआरटी सब कुछ देखिए, सब मॉड्यूल है, लेकिन दिक्कत है कि आप ही लोग परेशान हो जाते हैं। सैटरडे संडे को अच्छा, इधर को ज्यादा करवा देते हैं। हम अपना बैच जो है ना संडे को लंबा लगाएंगे, संडे को लंबा लगाएंगे जितना हो सकेगा।
संडे को एक एक चीजों को चुन चुन करके खत्म कर लेंगे। संडे को बाद से आप मेरे से रिलैक्स हो जाइएगा, तो मेरे से रिलैक्स हो जाएंगे तो आपको जो आगे का मौका है वो मिलेगा। एग्जाम शुरू कब से हो रहा है? 6 से 7 से ना। पीआरटी को कितना को है? हाँ जो भी है, अरे भाई आपका नैतिकता हम लोगों का भी यही है कि 5 तारीख तक पढ़ा उड़ा करके निपटा दे, क्योंकि 5 के बाद अब आप लोगों को रोकना ठीक थोड़े रहेगा। 5 के बाद थोड़ा सा कॉपी पेन उलट उलट करके थोड़ा रिलैक्स होइए, जाकर के एग्जाम में बरस जाना है, सीधी बात है। 18 को है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा मौका मिला है। चलिए लेटेराइट मृदा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेटेराइट पर ये ईंट जैसा होता है, इसका रंग कैसा होगा? छोड़िए, इसका रंग कैसा होगा? ईंट जैसा होता है। बहुत बार ये उदाहरण में ही दे दिया है। रंग कैसा होगा? हाँ, ईंट जैसा इसका रंग होगा। लेटेराइट मृदा जिसका रंग ईंट के जैसा रंग होगा। ईंट ईंट ईटा, ईटा का थोड़ा सा ब्राउन टाइप का जो रहता है ना, वही ईंट कलर का ये रहता है। ईंट देखवे नहीं किए हैं? सीमेंट वाला नहीं रे मेरे भाई, नेचर ईटा बात करो। चलो आगे बढ़ाओ, तुम लोग भी खाल खींचने लगता है। खाल नहीं खींचना है, ईंट गांव का बच्चा बच्चा जानता है। अब आप क्यों इसमें समय लेके जा रहे हो? मैं समय बचाने में लगा हूं कि समय आपका सेव किया जाए। चलिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका केरल में। जी हाँ, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल केरल में, महाराष्ट्र में, केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, मेघालय में भी है। जी हाँ, और नीचे कुछ कम इंपॉर्टेंट जो है वो सबको भी लिख दीजिए। जितना सह्याद्री, सह्याद्री क्षेत्र लिखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है। सह्याद्री क्षेत्र, सह्याद्री पता है ना आपको? पश्चिमी घाट में, सह्याद्री पश्चिमी घाट में, सह्याद्री में पाया जाता है। ये ऑनलाइन वाले का भी क्वेश्चन बहुत है, ये लोगों का भी आज। ये अर्चना जी क्या कलेक्टिव वाला क्लास में ऊर्जा का प्रभाव एक दीजिए। बहुउद्देशीय किसमें होता है सर बताइए? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? जिसको एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए बनाया गया हो उसको बहुउद्देशीय बोलते हैं अर्चना जी। जैसे अगर बांध बनाया गया है, उसका उद्देश्य सिंचाई भी है, बिजली भी प्राप्त करना है, या अन्य किसी मानकों पर टूरिस्ट के लिए बनाया गया हो, वो बहुउद्देशीय होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। सब लोगों का, आप लोगों का ऑनलाइन वाले, आप लोगों का मैसेजेज हम देखते रहते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे। चलिए, कहाँ है हम लोग? इसका पढ़ लीजिए। सह्याद्री में है, उसके बाद तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ी में, तमिलनाडु में शिवराय पहाड़ी में, या शिवराय, सह्याद्री, सह्याद्री कौमा तमिलनाडु का शिवराय पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, हाँ उसके बाद तमिलनाडु का शिवराय पहाड़ी, असम और मेघालय के पहाड़ों में शिवराय, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शिवराय, शिवराय, असम कोमा में मेघालय का, उड़ीसा तट, उड़ीसा तट, उड़ीसा तट, बस रहने दीजिए, लेटराइट में इससे ज्यादा नहीं पढ़िए। पर्वतीय मृदा 2 लाइन में पढ़ के खत्म करिए, सबका फॉर्मेशन जानिएगा। सुनिए, अब ये पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनके अपतट होने से, अपक्षय होने से चट्टान, पर्वतीय चट्टान इनके पैतृक सेल हैं और उसी से इसका निर्माण भी हुआ है। ठीक है, एक लाइन लिखो। पर्वतीय मृदा में भी आज वन भी पढ़ा देते हैं ना आप लोगों को, आज ही पढ़ा देते हैं। पर्वतीय मृदा में
एक लाइन में लिखना है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। इसका निर्माण हिमालय के साथ साथ हुआ है, हिमालय के साथ साथ हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर ये सब में। हाँ, उधर से जितना हिमालयी राज्य है सब में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, सब में मिलेगा ना। अच्छा, देखिए इस मिट्टी में, इस मिट्टी में ह्यूमस के मात्रा की प्रचुरता होती है, ह्यूमस के मात्रा की प्रचुरता होती है, समझ रहे हैं ना। ह्यूमस के मात्रा की प्रचुरता होती है। वो ह्यूमस कहां से आते हैं बंधु? तो हिमालय पर जो वनस्पतियां हैं और जीवों हैं उनके सड़ने गड़ने से वहां ह्यूमस का निर्माण ठीक ठाक हुआ है। उसमें फलों की कृषि बेहतर होती है, जैसे सेब, नाशपाती, ये सब मिलते रहते हैं। हाँ, लिख लीजिए ना एक लाइन, सेब, नाशपाती, आदि के कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया जाए। एक लिख लीजिए मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। देखिए इसका विकास, इसका विकास पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, इसका विकास पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। देखिए ये तो मरुस्थलीय मृदा है ना, ये जलोढ़ मृदा का ही एक पार्ट है। प्रारंभ में ये सब जलोढ़ मृदा के हिस्से हुआ करते थे। कैसे निर्मित हुआ? तो पानी नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुआ, इसी कारण ये टूट करके बन गए, मरुस्थलीय मृदा है। खेती किसकी होगी? तो लिख लो, इसमें मोटे अनाज की खेती होती है, ज्वार, बाजरा, खद्दान की खेती संभव नहीं। मोटे अनाज लिखिए ना, मिलेट, सीधे मिलेट। सरसों की खेती भी इधर हो जाता है थोड़ा सा तिलहन वगैरह में, इसलिए वो सिर्फ इस साल पहुंच गया है। बहुत अच्छा। हाँ, पूर्वी राजस्थान में। एक लिख लेंगे पीट एवं दलदली मृदा, पीट एवं दलदली मृदा। पीट, पीट नहीं नहीं, हेडिंग लगा लीजिए। मैं मृदा सातवां पढ़ाने पहुंच चुका हूं राजस्थान में, उसमें लिखा गया होगा, कॉपिया पढ़िए ना। हाँ, पश्चिम भाग में लगातार राजस्थान के जो ये क्षेत्र हम लोग आप पढ़ते रहते हैं बंधु, पीट एवं दलदली मृदा। तो ये जो रीजन है ना यहाँ, हाँ दोनों एक ही है, पीट एवं दलदली दोनों एक ही है। पीट मृदा या दलदली मृदा, पीट मृदा एवं दलदली मृदा। देखिए केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र पर, केरल एवं तमिलनाडु के क्षेत्र पर, तट पर, क्षेत्र छोड़ करके तट भी लिख दीजिए। केरल एवं तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, केरल एवं तमिलनाडु के तट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पीट एवं दलदली मृदा का विस्तार है, पीट एवं दलदली मृदा का विस्तार है।
पीट एवं दलदली मृदा का विस्तार है। लिख लीजिए, गीली मिट्टी में, हाँ उसी में, गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी में ह्यूमस के सड़ने के कारण, ह्यूमस के सड़ने के कारण, ह्यूमस के सड़ने के कारण, ह्यूमस सड़ने के कारण, ह्यूमस नहीं, जीवों के सड़ने के, हाँ हाँ, जीव और वनस्पतियों के, हाँ जीव और वनस्पतियों के सड़ने के कारण ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है। अब देखो लवण और नेक्स्ट मृदा हो जाता है लवण और क्षारीय मृदा। तो ये तो मतलब विशेष, इसको क्या कहोगे कि किसी भी मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता कम बेश हो सकता है। तो इस सब प्रकार के मिट्टी में लवणीयता क्षारीयता पाया जाता है, इसका कोई एक क्षेत्र नहीं है। एक लाइन लिख लीजिए नीचे में, हेडिंग केवल लगा देना है कि लवण एवं क्षारीय मृदा, लवण एवं क्षारीय मृदा। नीचे कुछ फैक्ट्स लगा लेते हैं। विश्व के मिट्टियों को कितने वर्गों में रखा गया है? हाँ, भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में रखा गया है। विश्व में 11 प्रकार की मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है। अब उन 11 को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस आराम से निकल के चल देंगे। इतना जान करके कि विश्व के मिट्टियों को कितने भागों में, एक लाइन लिख लीजिए कि विश्व के मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है। पॉइंट लगा के उसी में विश्व की मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, उसी में लिखे, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। आज देखिए थोड़ा कल एक दिन का पूरा टाइम लेंगे वन पढ़ाने में, तो आज कोई छोटा टॉपिक करा देते हैं, ठीक है? एक दो टॉपिक छोटा छोटा निकाल देते हैं। छोटा छोटा टॉपिक निकाल दें। उस सब में पाया जाता है, हाँ उसका गुण होता है। छोटा छोटा टॉपिक निकाल दें कि चले सीधे वन पर पढ़ने के लिए, वन ही को पढ़े कि जल संसाधनों पर थोड़ा बात कर लिया जाए। या हेडिंग लगा लीजिए भारत में कृषि, कुछ कुछ छाट छाट के पढ़ा देते हैं। भारत में कृषि, आप लोगों का ऑनलाइन वाले मैसेजेस सब लोगों का पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? आज आप लोगों के कम जवाब देंगे हम, इसलिए कि आज जितनी छोट जो है चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें वही लाभ होगा आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी। रही बात एमसीक्यू का, तो यूट्यूब पर तो सब एमसीक्यू चलिए रहा है और आप लोगों को टेस्ट हो जाएगा, ये तय है, ठीक है? यूट्यूब पर जितना एमसीक्यू चल रहा है वो बहुत है, पर्याप्त है। अगर केवल एमसीक्यू ही रट लेंगे तो एग्जाम में और समस्याएं आने की संभावना रहेगी। बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी नहीं पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं ना? कितना एमसीक्यू आप याद करिएगा। जो आपके रणनीतिकार अगर ऐसा रणनीति बनाए हो कि एमसीक्यू पढ़ के आप पास कर जाना है, वो समझिए कि हमको लगता है कि ये असंभव सी चीजें हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर मैं लगूंगा आपको घुमाने, बस वहीं पर घूमने लगिएगा। एमसीक्यू कुछ होता है, एक शब्द बदल देने से आंसर बदल जाता है, एक शब्द बदल देने से। एमसीक्यू क्या है? रिफ्रेशिंग चीज है कि जिसको अगर तुम पढ़ लिए हो मेरे भाई, उसको रिफ्रेश करने के लिए एमसीक्यू होता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, बेस पढ़ाई।
सतही ज्ञान से केवल काम नहीं चलेगा, और इस बार भर के टीचर वाले लोगों को सतही ज्ञान से काम चल जा रहा है। मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि आपके बाद वाले लोगों का सतही पर काम नहीं चलने वाला है। अगस्त में जो होगा ना, आप देखिएगा उसका स्टैंडर्ड क्या होगा और उसका कट ऑफ कैसा रहेगा। सतही ज्ञान से इस बार भर काम चला लीजिए, ठीक है। आपकी नेक्स्ट वाले से सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हाँ, सतही ज्ञान क्या है कि छोटी छोटी चीजों को पढ़ लेना कि सबसे बड़ा महासागर कौन है, सबसे छोटा महासागर कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। इस सतही ज्ञान है, इसका कौन मतलब है इस पढ़ाई का। ऐसा क्वेश्चन तो आयोग को पूछना ही नहीं चाहिए। सच बोलते हैं, अगर तुम टीचर बना रहे हो तो क्वेश्चन के लेवल को भी रियल में फॉर्म करो, भले कट ऑफ नीचे आ जाए, 40% पर पास कराओ, 30% पर पास कराओ, अच्छी बातें हैं, अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी। अब एक बात बताइए, रुकिए, आईएएस का कट ऑफ 50% से ऊपर नहीं बढ़ता है, तो मतलब क्या है कि उसमें कमजोर लोग जाते हैं क्या? उसी 50% में ना जो एक्सेलेंट होगा वो जाएगा। तो इसमें भी कट ऑफ के देखो मामला को, कट ऑफ घट जाएगा। अब कट ऑफ ले जाके पहुंचा दे रहा है 80-90 पर। अब पता चला ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जो बिना पढ़ने वाला भी अगर मार दिया तो पास हो जाएगा, वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाना चाहिए। अब आप लोग मेरा आलोचना मत करना, मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है कि समय कम मिला है, आप लोग भी बलि के बकरा बन गए, आओ बकरा हम भी बने हैं, ऐसा थोड़े है, क्योंकि हमको भी जितना काम करना था वो नहीं कर पाए। हाँ हाँ, जितना हमको भी खुलना चाहिए एकदम नहीं खुल पाए। हम बद बद के पढ़ाते हैं, सोच सोच के पढ़ाते हैं, घर से काम करके आते हैं। बाकी बैचोज में काम करने की जरूरत नहीं रहती है, काम करके आते हैं कि कितना कम से कम लोगों को इसमें पढ़ा दिया जाए कि काम चल जाए। आपके लिए होमवर्क करना पड़ता है हम लोगों को, है कि नहीं? नहीं तो फिर फंसा दिया जाए। ऊपर में जो है चलता है, वो सबको 2-3 दिन से पढ़ा रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया, अभी आजो पढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको बताओ कि 3 दिन ऑस्ट्रेलिया पढ़ाए पकड़ के तो क्या होगा आपका, दिक्कत है कि नहीं? तो इन चीजों पर बहुत करना होता है। और टेस्ट आप लोग घर पे जो संभव है लगा रहे होंगे, संस्थान हम लोगों का अपने रूटीन में काम कर रहा है, आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। और सब टेस्ट के सब मैनेजमेंट के तो हाकिम यही है। हाँ, डेली आप टेस्ट दे पाइएगा। ठीक है। ठीक है, सब लोगों का मैंने जवाब दे दिया। आप 2 मिनट रुक करके पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे मेरे दोस्त। चलो पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। हाँ, अब बात हो रही थी कि थोड़ा सा कृषि पर बात कर लेंगे, 2 मिनट में कृषि को खत्म करेंगे, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है, रुक जाओ, कृषि प्रधान देश है। भारत में या भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ कहते हैं। कारण क्या रहा कि हमारी कृषि मॉनसून पर निर्भर रही। 3 कृषि ऋतुएं होती हैं भारत में। एक चीज और है कि भारत के जीडीपी में जो है वो कृषि का योगदान अब तो थोड़ा कुछ कम हुआ है, 15 से 16% पर आ चुका है, अप्रॉक्स 15% पर ही आ गया है। पहले 18 से 20% पर होता था, 18 से 20% पर होता था। ये शुभ लक्षण है कि अशुभ लक्षण है? बहुत शुभ लक्षण है, बहुत शुभ लक्षण है, ठीक है, अशुभ लक्षण नहीं है। कारण क्या है कि जो डेवलप कंट्री है ना, वहां पर देखा गया कि उनके जीडीपी में ये 2 से 3% तक है। हाँ, 2% तक के जो है जीडीपी में वहां की कंट्रीब्यूशन है इसकी। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा अभी बहुत दुर्भाग्य चल रहा है किसानों के साथ। अगर किसान आज शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं तो मेरी सहानुभूति है, कभी कभी तो मन करता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर उखड़ जाए, लेकिन फिर हमको रोकना पड़ता है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से उखड़ना ठीक नहीं है, खास करके इस संस्थान से, ठीक है। अगर दूसरे संस्थान का होता तो वहां से उखड़ भी जाते, लेकिन यहाँ थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं उखड़ते हैं। नहीं तो किसानों के साथ रियल में ठीक नहीं हो रहा है। कृषि में आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कृषि की ऋतुएं कैसी है, कृषि के ऋतुएं कैसी है। तो कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं। कौन कौन? खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद, इन्हीं शब्दों के साथ कृषि को पढ़ लेना है। एक लाइन लिखे, भारत कृषि प्रधान देश है।
एक ही, देखो गागर में सागर भर रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि हाँ कम हुआ। देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, यहां श्रम शक्ति का, यहां श्रम शक्ति का, यहां श्रम शक्ति का लगभग 54% हिस्सा कृषि में शामिल है। अच्छा है इथी में, हाँ कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, कृषि के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतु है, तीन प्रकार की फसल ऋतु है। एक खरीफ है, खरीफ में एक लाइन में लिख लिया जाए, खरीफ है, खरीफ है, ठीक है। खरीफ में 2-3 चीज ऐसे लगाना है, ठीक है। एक इसकी बुआई कटाई का सीजन याद रखिएगा कि इसकी बुआई और कटाई कब होती है, बुआई कटाई कब होती है। तो खरीफ का जो बुआई कटाई का सीजन है, बुआई इसका मई जून में, ठीक है। कभी किताब में जून जुलाई भी दिया होगा तो ऐसा मत है कि हाँ आके मास्टर को आप जो है गलती कर दीजिएगा, मई जून जुलाई में इसकी बुआई होती ही होती है, ठीक है। और कटाई औसतन अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में होता है, अक्टूबर और नवंबर में होता है। दूसरा, इसमें प्रमुख फसल कौन है, तो धान है, प्रमुख फसल धान है, ज्वार है, बजरा है, मक्का है, उड़द है, लोबिया है, कितना लिखेगा, सोयाबीन है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, तिल है, बहुत हो गया ही नहीं। हाँ ज्वार भी होता है खरीफ में ही, ज्वार, बाजरा, धान, सोयाबीन, लोबिया, तिल, उड़द, खरीफ फसल है सर, खरीफ फसल है। नहीं नहीं, लोबिया दाल होता है, दलहन का फसल है वो, अरहर के जैसा एगो दाल मिलता है, बस लोबिया होता है वो। देखते होंगे अपने यहाँ भी बहुत सस्ता टाइप का दाल एगो बेचते रहता है, अरहर के साइज का होता है दाल, वो भी वही लोबिया है, जी हाँ। कपास, तंबाकू सब आता है इसमें, कपास, तंबाकू। चलिए किस्मत साथ दिया तो इसमें से कोई ना कोई टकरा जाएगा। ठीक है, हाँ किस्मत, इसमें किस्मत की बात है, क्योंकि देखिए अब ग्रेन प्रोडक्ट अनाज के जो फसल है वो बहुत है, उसका पूरा लंबा लिस्ट बनाना आसान थोड़े है, बहुत टफ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ईश्वर की कृपा, ठीक है। दूसरा रबी, रबी, जी हाँ रबी है, छोड़िए ना दिलवा दिए तो मत पहुंचाइए वहां तक। रबी, रबी में एक लाइन लिख लीजिए, अक्टूबर नवंबर में बुआई, अप्रैल मई में कटाई, अक्टूबर नवंबर में बुआई, अप्रैल मई में कटाई। मुख्य फसल गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना है। कटाई होता है इसका अप्रैल मई में, अप्रैल मई में, जी हाँ वही मई में, अप्रैल मई में। रुक जाओ भाई, सब फिर बोल रहा है ना ना,
जौ अलग है और ज्वार अलग है। ये तो आप एकदम खतरा कर दीजिएगा जी, ब्लंडर हो जाएगा। ज्वार मोटा अनाज होता है, जौ रबी होता है। जौ, रुक जाइए, जौ रबी फसल है और ज्वार जो होता है ना वो खरीफ फसल है। ज्वार मोटा अनाज होता है। गांव में हम लोग के यहाँ पशुओं को खिलाया जाता है ज्वार, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ वही ज्वार। वो ज्वार होता है, मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, ज्वार होता है। जौ रबी फसल है और ज्वार जो होता है वह फसल होता है जो खरीफ फसल है। आगे लिखे, प्रमुख फसल इसमें भी बता देते हैं, चिंता मत करिए। गेहूं, जौ, सरसों, हाँ मटर, चना, एकदम दलहन, जौ भी ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बासमती थी, नगदी फसलों में देखेंगे तो उसमें कपास और तंबाकू था। दलहन इसी में आएगा। दलहन कुछ अपवाद है, जैसे अभी हमने पढ़ाया आपको लोबिया, लोबिया दलहन है कि नहीं है, तो लोबिया दलहन हो के भी खरीफ है, लेकिन सामान्यतः दलहन रबी होता है। तो अपवादिक चीजों को छोड़ेंगे नहीं ना, इसी को लोबिया हमने उसमें पढ़ा दिया है। एक लाइन लिखिए, और गन्ना भी लिख लीजिए। गन्ना भी, जी हाँ गन्ना भी होता है, रबी फसल में गिना जाता है। जी हाँ, गन्ना पूरे एक साल का फसल होता है, लेकिन गिना किस में जाता है, रबी फसल में गिना जाता है उसको। ये इंपॉर्टेंट था, कभी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने करा दिया। हाँ, तीसी भी इसी में, रबीये में। तीसी पर आप काहे पड़े हुए हैं भाई। हाँ, जायद लिख लो, एक लाइन में जायद को लिख लीजिए। जायद को 2 मिनट में खत्म करना है मेरे भाई। जायद को लिखो, रबी और खरीफ के बीच, रबी और खरीफ के बीच देखिए, सब्जी की फसल, बीज, बीज का फसल, जैसे सब्जी का खेती, उसके बाद और क्या करोगे, खरबूजा, खरबूजा, ककड़ी सब आएगा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ये सब इसी का हिस्सा है। कुछ बड़ी चीजों को इसमें देखेंगे कि कंटूर कृषि या समुच्च कृषि किसको बोलते हैं। कंटूर कृषि या समुच्च कृषि, हाँ अलग से हेडिंग लगा देना है कृषि में। कंटूर कृषि बोर्ड पर लिखे क्या, कंटूर कृषि, जी हाँ कृषि, या इसी को बोलते हैं समुच्च कृषि, समुच्च कृषि, कंटूर कृषि या समुच्च कृषि। ये कंटूर कृषि किसको बोला जाता है, एक लाइन लिखिए, कंटूर कृषि या समुच्च कृषि। पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र में, हाँ इसी को बोलते हैं, जी हाँ बहुत अच्छी बात। पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में पहाड़ी ढाल को काटकर, पहाड़ी ढाल को काटकर, पहाड़ी ढाल को काटकर पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी ढाल को काटकर समतल बनाया जाता है, समतल बनाया जाता है। और उसके सीढ़ियों पर, और उसके सीढ़ियों पर मेड़ बना दिए जाते हैं, मेड़ बना दिए जाते हैं। जी हाँ, उसके सीढ़ियों पर मेड़ बना दिए जाते हैं। जैसे ऐसा फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस टाइप का बना लीजिए। देखिए यहां पर कृषि होगा, यहां मेड़ बना देगा, फिर नीचे आकर के कहां कृषि करेगा, यहां कृषि करेगा,
फिर मेड़ बना देगा कि पानी वानी इधर स्थिर रहे, फिर यहाँ कृषि करेगा। देख रहे हो ना, सीढ़ीदार समतल किया गया है, इसको सीढ़ीदार रूप से समतल किया गया है ना। इसी कृषि को बोलेंगे समुच्चय कृषि, इसी को बोला जाएगा समुच्चय कृषि। यही समुच्चय कृषि है, हाँ यही सीढ़ीनुमा खेती या समुच्चय कृषि है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के कृषि का प्रचलन है, तो समुच्चय कृषि का या कंटूर कृषि का, दोनों नाम याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय कृषि या कंटूर कृषि का प्रचलन है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए आगे एक लिख लीजिएगा, क्रैश क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप। क्रैश क्रॉप, क्रैश क्रैश, इसको हमने क्वेश्चन से उठा करके बना लिया है कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा है, थ्रोली नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो टेक्निकल चीजें हैं उसी पर बात कर लेते हैं। क्रैश क्रॉप या क्रैश नहीं तो उसको कैश लिख लो, कैश क्रॉप, हाँ, या कमर्शियल क्रॉप, नहीं क्रैश नहीं, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप, क्रैश नहीं, कैश क्रॉप, या इसी को बोलते हैं कमर्शियल, हाँ नगदी फसल, कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, एक शब्द में खत्म करिए, बहुत लंबा नहीं करना है। नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल, नगदी फसल या वाणिज्यिक फसल, या वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक। कौन फसल है भारत में जो इस टाइप का फसल है, लिख लीजिए, कपास, गन्ना, तंबाकू और सूरजमुखी को भी इसीलिए, जूट को भी इसीलिए उत्पादन किया जाता है सबका, चाय का भी, कॉफी का भी। हाँ लेकिन ना उसको एग्जाम्पल मत लीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, कपास, कपास, जूट, गन्ना, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, मक्का नहीं लिखिएगा, चाय, कॉफी आदि। मक्का का डायरेक्ट उद्देश्य जो है ना वो लाभ के लिए नहीं है, उसको तो हम खाने के लिए करते हैं। हाँ, अब जिन लोगों को ज्यादा हो जाता है वो बेचते हैं, वो अलग रूप है, लेकिन खदान फसल में आता है, सब नहीं लिखना है। एक आता है जो है ट्रैप क्रॉप, एक और लिखना है ट्रैप क्रॉप को ऐसे लिखेगा, ट्रैप क्रॉप, नाम सुने हैं क्या? हाँ अच्छी बात है, अब सीधे एग्जाम में सुनिएगा। हाँ ट्रैप क्रॉप को, ठीक है, ट्रैप क्रॉप को, हाँ सीधे जो है एग्जाम में आएगा। हाँ हाँ, अब उस समय हल्ला करिएगा कि कहां से आ गया सर, ट्रैप क्रॉप। चलिए ठीक है, ये कुछ लोग कह रहा है सर 1.5 के लिए भी बताइए क्या करें, निश्चित रूप से 2 मिनट बात करेंगे आपसे, चिंता मत करिए, सेशन के बाद में क्लास हो जाने दीजिए। ट्रैप क्रॉप लिखिए, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जिस पर, ऐसी फसलें जिस पर कीट पतंगे ज्यादा लगते हैं, ऐसी फसलें जिस पर कीट पतंगे ज्यादा लगते हैं या खर पतवार ज्यादा उगते हैं, खरपतवार ज्यादा उगते हैं, इससे बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए जो फसल लगाए जाते हैं, जो फसल लगाए जाते हैं उसे ट्रैप क्रॉस कहते हैं।
जैसे कपास का जो खेती होता है ना, तो कपास में सबसे ज्यादा कीट लगता है। कपास को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है? कीट से। तो उसके मेड़ पर भीड़ी का पौधा लगा देते हैं। उसके मेड़ पर भीड़ी भीड़ी भिंडी ना भीड़ी भीड़ी का पौधा लगा देते हैं उसके मेड़वा पर चारों तरफ से। ये कपास की खेती में एग्जाम्पल में लिख दीजिए, कपास की कृषि, ये कपास की कृषि, ठीक है। और इसके मेड़ पर चारों तरफ भीड़ी लगा देते हैं। अब ये कीट पतंग इसी में फंसे रहेंगे। किसका? ना, घटपड़नी अपने यहां नहीं होगा। घटपड़नी कहाँ होता है ना, वो बता देता हूं, अब 1 मिनट सुन लीजिए। घटपड़नी या कलश पादप बोलते हैं उसको। ये पौधे जो है सामान्यतः होते हैं मेघालय साइड में, पूर्वोत्तर भारत में, मेघालय या पूर्वोत्तर भारत में होते हैं ये पौधे। इनमें क्या है कि अपने नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये कीटों को पकड़ के खाते हैं। ये खाते हैं, बचाते नहीं है, ये खाते हैं। प्रेम से मुंह बंद कर रहेगा, आएगा उसको दे देगा। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हुइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। हाँ, सुगंध की वजह से, बहुत अच्छी बात है। तो आदमी बिना कुछ देख ले थोड़े फंसेगा उसमें, तो वो सब भी कुछ जो है सुगंध क्रिएट करता है कि आगे किटवा पतंगवा सब फंस जाता है उसमें। अब बाद में कहेगा हम फंस गए है कि नहीं है। तब तो गड़बड़ बात नहीं है भाई। तो देखो ये कभी भी जो है, हाँ, भीड़ी का पौधा, सिर्फ कपास में इसकी खेती करते हैं। भीड़ी का पौधा होता है, लिख लीजिए। भीड़ी, भीड़ी एक फसल होता है, भीड़ी, जी हाँ, जो मेड़ पर लगा दिए जाते हैं, भीड़ी, भीड़ी लगाया जाता है, जी हाँ, भीड़ी। आगे, इनर्जी क्रॉप किसको बोलते हैं? इनर्जी क्रॉप किसको बोलते हैं जी? इनर्जी क्रॉप क्या है? इनर्जी क्रॉप किसको बोलते हैं? लिखिए एक लाइन में। जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल के लिए, जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल के लिए उगाया जाता है, जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल के लिए उगाया जाता है। अब कुछ सोच रहा होगा कि एल्कोहल में एनर्जी, तब तो 2-2 पैक चाहिए। हाँ, ठीक है, एल्कोहल और बायोडीजल के लिए, जी हाँ मेरे भाई, तो गन्ना से बायोडीजल निकाल रहे हैं, तो इसीलिए उसका जब ददई का नाम लिख दिए तो फिर क्या मतलब है, उसमें आ जाएगा, समाहित हो जाएगा। एल्कोहल और बायोडीजल के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना, आलू, जट्रोफा, मक्का। हाँ, एक इंपॉर्टेंट रहेगा, जट्रोफा, गन्ना, आलू, जट्रोफा, मक्का, ये सब आएगा। जट्रोफा मक्का है, हाँ होता है, वो भी होता है। अब सबको मैं नहीं लिख रहा हूं ना। जट्रोफा एक पौधा होता है मेरे भाई, काम चलाओ ना लिख करके, ठीक है। कल परसों 2 दिन डेडलाइन घोषित कर दी है, तो इसको रखिए ना, हम नहीं, मैनेजमेंट घोषित किया है। तो थोड़ा हम चाहते हैं कि ज्यादा चीजों को पढ़ा दे, एग्जामों में कॉपियां मेरा लड़े न, तो मेरा घोषणा हवा हवाई नहीं ना होने देंगे, उसके लिए सब काम होगा। अब 1-2 वो फसल का मैं मानक बता देता हूं पढ़ा के, कि किस मानक पर पढ़ना है। बाकी फसल का आप लोग एक बार देख लीजिएगा, किताब बता देंगे उससे, ठीक है। जेट्रोफा, चलिए आगे बढ़िए। कुछ फसल का मैं मानक बता दूं का, जैसे 1-2 फसल पढ़ा दे रहा हूं आज। एगो चावल को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मानक बता दे रहे हैं कि पढ़ना कितना है चावल में। जैसे कितना पढ़ोगे तो काम तुम्हारा हो सकता है मेरे भाई। 21 कुल का पौधा है, ग्रेमनी कुल का पौधा है, ये ग्रेमनी कुल का पौधा कहलाता है सब। जी हाँ, चावल किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल का पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम चावल या धान का
ओराइजा सटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ, ओराइजा, ओराइजा जो है सोटाइवा, सोटाइवा, ओराइजा सोटाइवा, इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सोटाइवा। एक पॉइंट लिखते जाइए, इसमें फटाफट लिखते जाइए। ग्रेमनी कुल का पौधा है, मतलब हम लोग ये कुल के लोग हैं कि नहीं है? हाँ, चलिए, ये ओराइजा किसका है? सॉरी, ये वैज्ञानिक नाम है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, धान का वैज्ञानिक नाम है। आगे एक लाइन और कंटिन्यू करना है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय जलवायु पौधा होता है। किस कटिबंध में ज्यादा? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पौधा होता है। पॉइंट पॉइंट लिखते चलेंगे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां है? धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश को है? किस देश को है? भारत को है। धान की खेती के लिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत को है। चीन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ा लिया है वो, ठीक है, वो तकनीकी से बढ़ा लिया, लेकिन नेचुरली हम लोग उससे बड़े हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड तोड़ देंगे, अब बहुत ज्यादा का फासला नहीं है, तोड़ देंगे रिकॉर्ड। चीन को धीरे धीरे वो जब नहीं सकान होता है तो रबड़ों का चावल बनाता है। अब हम लोग 420 थोड़े लोग हैं जी, नहीं है। चलिए छोड़िए, एक कथा कहानी नहीं चलेगा। लिखिए, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में, उसी में लिख लीजिए। उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा चीन, द्वितीय स्थान पर भारत है। उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा चीन, द्वितीय स्थान पर, द्वितीय स्थान पर भारत है। यहाँ बताते हैं आपको सुजीत बाबू, पढ़ लीजिए, सेशन के बाद बताते हैं। चलिए, उत्पादन के दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? चीन है, द्वितीय स्थान पर भारत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें पैदा की जाती है। 3 फसलें पैदा की जाती है। एक होता है ओस, लिखते चलिए, एक कौन सा होता है? ओस। तीनों का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ओस, ओस होता है, ये शरद ऋतु में होता है। ओस किस ऋतु में? शरद ऋतु में होता है, जी हाँ, ओस शरद ऋतु में। इसके बाद अमन जो होता है वो शीत ऋतु में होता है। अमन, अमन नाम नहीं होता है, अमन, जी हाँ, ये अमन शीत ऋतु का फसल है, शीत ऋतु में। और बोरो ग्रीष्म ऋतु में होता है, बोरो ग्रीष्म ऋतु में होता है बंधु। बोरो, 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 बोरो किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है, जी हाँ। बोरो जनजाति भी है, हाँ, लेकिन ये फसल भी है, धान का एक किस्म भी है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में धान की खेती होती है। अब देखिए, ये सुनो, हमने ये मानक के रूप में धान को पढ़ा रहे हैं कि अगर इतनी चीजों को आप पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप केवल इसको पढ़ के चल जाइए, अब चावल से कुछ भी पूछेगा नहीं छूटेगा। इतना ही अभी नहीं है, अभी और पढ़ना है। कुछ लोग सोच रहा होगा कि इतना ही पे खत्म है क्या? जी नहीं, एक लाइन लिखे। चावल को ज्यादा धुलने या पॉलिश करने से, चावल को ज्यादा धुलने या पॉलिश करने से
विटामिन B1 किसको बोलते हैं? थायमीन को ना। जी हाँ, विटामिन B1 ब्रैकेट में लिख लो, थायमीन की कमी होती है, की कमी होती है B1 जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन, B1 जिसका वैज्ञानिक नाम थायमीन, B1 वैज्ञानिक नाम थायमीन। थायमीन की कमी होती है जिससे बेरी बेरी रोग होता है, जिससे, जी हाँ, बेरी बेरी रोग होता है, जिससे बेरी बेरी रोग होता है। चलो साइंस आ गया इसी में। रुक जाइए ना, रुक जाइए ना, मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सुकून रखिए। लिख लीजिए, गोल्डन धान ब्रैकेट में लिख लो, गोल्डन धान प्रजाति, हाँ गोल्डन धान, गोल्डन धान, इसमें विटामिन ए, विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन, इसी विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बस हो गया, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन से लेकर के और सब में, बोर्ड पर रहिए। अब एक धान पढ़ाने में इतना समय लगेगा, अब बताओ सबको ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये है कि चावल से पूछते रहता है, कुछ ना कुछ घुमा के चावल से पूछ देता है, तो चावले पढ़ाई हो गया, तो इसे हो सकता है संभावना रहेगी कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, संभावना रहेगा। सुनिए बोर्ड पर रहिए, उत्पादन के मामलों में अगर भारत में राज्य देखेंगे ना, तो शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल, शीर्ष राज्य कौन? जी हाँ, शीर्ष राज्य पश्चिम बंगाल। अब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है। जबकि धान का कटोरा कहते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। क्यों? क्योंकि यहां अधिक किस्म की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है, सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। कहां? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा प्रजाति कहां? छत्तीसगढ़ में ही धान की सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। गेहूं का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है? सटाइकम, सटाइकम, ठीक है, टेटिकम सटाइकम। चलिए आगे बढ़िए, नहीं सुन लीजिए। अब बताइए, शीर्ष फसल, सबसे ज्यादा फसल क्षेत्रफल किस राज्य को है? वही लिखना नहीं है, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा फसल क्षेत्रफल किस राज्य को है? हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद पास सबसे ज्यादा अर्चना जी किस क्षेत्र में चीन ज्यादा है? चीन तो भारत में हर क्षेत्र में, भारत से हर क्षेत्र में ज्यादा है। अब चीन की कथा कहानी आज नहीं सुनो तुम लोग मेरे भाई, सबके साथ मेरी शुभकामना रहेगी कि रिजल्ट हो जाएगा सबका, फिर आप लोग सिविल वाले बैच में एडमिशन लेकर के एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। वहां बताया जाएगा कि चीन कैसे 1949 में आजाद हुआ और हम लोगों का पिछलग्गू बना हुआ था।
हम लोगों के पिछलग्गू बने बने हम लोगों ने उसको पूरी दुनिया घुमाया। अमेरिका वाला तो उसको कुर्सियों नहीं देता था, शुरू से अमेरिका से उसको नहीं बनता है। कहा कि तुम जो है साम्यवादी व्यक्ति है, लाल झंडा वाला है, तुम जो है बंदूक के नोक पर आजादी लिया है, तुम लोग हमेशा जो है क्रांति में रहता है, और इसीलिए तुम्हारे जैसे आतंकी को हम नहीं बैठने देंगे। अब नेहरू जी कहे कि जाने दीजिए, छोटा भाई है, गलती कर दिया तो कर दिया। हाँ, अब देखो इतना करने के बाद भी 1954 में अटैक नहीं हुआ, वो आकर के हम लोग से सरेंडर कर गया और समझौता किया है, पंचशील समझौता। नहीं पढ़े हैं? नारा दिया, उसी सबका नारा है, हिंदी चीनी भाई भाई। चीन क्यों डेवलप हो गया? अपने डीप प्रोडक्ट के कारण। चीन के डेवलपिंग का एक ही आधार है, डीप प्रोडक्ट। डी समझते हैं ना? डुप्लीकेट, दुनिया के किसी का डुप्लीकेट बना देगा, कहिएगा तो आपका भी बना के दे देगा। ठीक है, इतना डीप प्रोडक्ट उसका टाइट है। छोड़ो, अभी सब चीजों पर बहुत समय लग जाता है और आपके बैच में इच्छाएं नहीं है, लेकिन उत्पादन में देखेंगे तो चीन जो है चावल के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर प्राप्त है, चावल में शीर्ष स्थान पर प्राप्त है। आगे बढ़िए, सुनिए। सर्वाधिक सिंचित फसल कौन है भारत में? सिंचित फसल, सबसे ज्यादा सिंचाई, गन्ना सबसे सिंचित फसल है। सबसे सिंचित फसल क्या है? गन्ना सबसे सिंचित फसल है। अब देखिएगा वो कितना पानी में भी गन्ना हो जाता है, सबसे सिंचित फसल गन्ना रहा है। दूसरा, और देखिए सबसे ज्यादा भारत में कृषि निर्यात में कौन शीर्ष पर है? फसल बता देना है, कृषि निर्यात की फसल में शीर्ष स्थान किसकी है? अभी निर्यात में भेजना है तो हम लोग चावल, इतना अपने 142 करोड़ जनसंख्या को खिला करके भी चावल को सबसे ज्यादा निर्यात कर देते हैं। ये भारत की उपलब्धि है। अब भले वो सब तुर्की और की पिछले बार कह रहा था कि आपका गेहूं नहीं लेंगे, वो अलग इशू है, ठीक है, वहां नहीं पहुंचना है। जो है चावल के बाद कपास आता है, ये सब चीजें तो अच्छे हैं। सबसे ज्यादा हम लोग आयातित फसल क्या है भारत के लिए? भारत देखो दलहन के उत्पादन में शीर्ष होकर के भी भारत दलहन का आयात करता है, सबसे ज्यादा शीर्ष होकर के भी सबसे ज्यादा आयात करता है। दलहन के उत्पादन में हम लोग शीर्ष स्थान पर हैं, उसके बाद भी हम लोग दलहन का सबसे ज्यादा आयात करते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि भारत इतना दाल कोई देश खाता ही नहीं है। अब सब बर्गर पिज्जा पर शिफ्ट हो गया और अभी भी हम लोग दाल भात चोखा को पकड़े हैं। पकड़े कि नहीं पकड़े हैं? अमेरिका वाला को दाल भात चोखा नहीं चाहिए, वो सब जो है अब खा लेगा। अब ये कौन चीज, हाँ बर्गर पिज्जा, इसी सब से काम चला रहा है सब। चलिए छोड़िए। अब गेहूं में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ के गेहूं को रखिएगा खुद से, गेहूं को थोड़ा सा खुद से पढ़ के रखेंगे। गिरमनी कुल का पौधा है, उत्पादन में चीन शीर्ष स्थान पर है, इसमें भी भारत कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर प्राप्त है। सिंचाई की जरूरत इसमें पड़ती है क्योंकि जाड़े में कम वर्षा होता है। धान में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मानसून में होता है, तो सिंचाई ऐसे मानसून से हो जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन शीर्ष पर है गेहूं के? पंजाब ही उत्पादन पर है, बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है गेहूं का? उत्तर प्रदेश में। पूरे देश का लगभग 35% गेहूं उत्तर प्रदेश दे रहा है, लगभग 35% गेहूं उत्तर प्रदेश दे रहा है। कुछ चीजों को और इसमें अगर देखें तो मैकेरानी गेहूं, जैसे गोल्डन राइस जो है धान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वैसे ही मैकरानी गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैकरानी गेहूं से सूजी बनाया जाता है। और पूसा बैंकर एक गेहूं का किस्म है, नाम सुने हैं क्या ऐसा? पूसा बैंकर से बिस्किट बनाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, पकड़ रहे हैं अच्छी चीजों को। ग्लूटीन एक प्रोटीन होता है जो गेहूं से प्राप्त किया जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं खर को समाप्त करने के लिए। देखते हैं गेहूं का अब निराई नहीं करते हैं, अब सीधे ला करके स्प्रे लगा देते हैं। कौन सा? प्रोपलिन,
या आइसो प्रोट्यूशन, ये नाम है इसका। फिर मक्का सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए, इन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सब ऑनलाइन वालों को। क्या करें, बोल दिए ना। हाँ, गन्ना के बारे में भी आपसे बात कर लेंगे, चिंता नहीं करिए। इस बार गन्ना पूछ लिया है। गन्ना भी ग्रेवनी कुल का पौधा है। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित फसल है। एक साल में गन्ना जो है कंप्लीट होता है कितने समय, एक साल, 12 महीना, महीना में भी दे देगा तो फंसिएगा मत। उष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरा, भारत जो है चीनी के खपत में शीर्ष स्थान पर प्राप्त है। और एक क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी अगर पूछ लेगा कि शीर्ष स्थान कौन है, क्योंकि लगातार हर साल भारत और ब्राजील एक दूसरे को फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। 2023 में फिर ब्राजील मार दिया है, और अभी जितना किताब मार्केट में निकला हुआ है सब में भारत है। बहुत डर लगता है इस सब चीजों को यूट्यूब पर पढ़ाने में, क्योंकि बच्चा तो किताब पढ़ के, उसकी भी क्या गलती है, किताब का पढ़ के बैठा हुआ है, करंट डाटा अपडेट नहीं है। और जहां 50 लोग किताब पढ़े हैं वहां इकलौता हम कितना भी चिल्लाते हैं तो कहता है नहीं, ऐसे होता ही नहीं है। पिछला बार भारत मार दिया था 2022 में, भारत 2022 में शीर्ष स्थान पहुंच गया था, और 2023 में ब्राजील फिर पहुंच गया है। 2024 में भी वो अनुमान किया है कि हम शीर्ष पर रहेंगे। कोई बात नहीं। भारत में चीनी के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? हाँ देखिए, चीनी और गन्ना नहीं, दोनों में उत्तर प्रदेश हो गया है इस साल का डाटा। केवल मिलों की संख्या जो है महाराष्ट्र में, बिहार में, और चाहे ऐसे उत्तर भारत में गन्ना के साथ समस्या क्या है कि चीनी मिलें बंद हो रही है। अपने यहाँ चीनी मिल बंद हो रहा है, और दक्षिण भारत में देखिए तो रोज नया चीनी मिल हमेशा खुल रहा है। कारण क्या है कि दोनों के प्रोडक्ट में अंतर है। दक्षिण भारत में जो गन्ना का उत्पादन होता है ना, वहां चीनी का दर ज्यादा है, और अपने यहाँ चीनी का दर ज्यादा कम है। अब उत्तर भारत में 1 क्विंटल गन्ना में 12 केजी 13 केजी चीनी निकलेगा, 14 केजी चीनी निकलेगा, और वहां 18 केजी तक निकल जाता है मैक्सिमम। अगर तभी चीनी मिल सबको बहुत फायदा है, सबको क्यों बंद कर रहा है? 12 गुने 40, 480, और वहां 18 अगर निकल गया तो 18 चौका 720। बताइए किधर कंपनी बनेगा? तब लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। अरे सर, इसको देखिए कि फैक्ट्री क्यों नहीं लग रहा है। कोई आ गया? हाँ, नहीं आने वाला है। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादकता में एक द्वीप अकस्मात बहुत जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में उसने अपने को स्थापित किया है, हवाई द्वीप। नाम सुने हैं क्या? विश्व की सबसे ज्यादा उत्पादकता वहां की बढ़ी हुई है। अब इतने चीजों पर हम लोग काम नहीं करेंगे, चलिए उन लोगों से भी 2 मिनट। नहीं, अभी हवाई द्वीप ने इस साल मारा है बाजी। हाँ चलिए, ये लोग जो है, रुक जाइए 2 मिनट, आज समय लेते हैं। इन लोगों का भी बहुत, आप लोग से ज्यादा पैनिक हो गए हैं मेरे ऑनलाइन वाले सब आज। तो मेरा क्लास कल परसों 2 दिन और है भाई। सुनो, 1 मिनट आप लोग भी सुन लीजिए। अब यही समय है। ए बाबा रहने दीजिए, सुनिए, ऐसा मत करिए। हाँ, मेरी बातों को धैर्य से सुनिए, काम आएगा। हाँ, राम राम तो आपके मेरे सबके है, हम में तुम्हें खड़क हम में सब में व्यापे राम है कि नहीं है? तो राम वाली उपदेश यहाँ नहीं, यहाँ मेरा चलेगा। सुन लीजिए, सुनो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शादीशुदा बाबा होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अभी के समय में वो कर लेंगे एक दिन। तो और वही बात कर रहे थे कि जो, हाँ छोड़िए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होगा? 2 मिनट सुनो सब लोग, आप लोग भी सुन लीजिए। यही समय है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको अपने को स्थिर प्रज्ञ बनाना है, नहीं तो सारा मेहनत पानी में पड़ जाएगा। आप में अब
यहां के बाद शालीनता, पेशेंस, धैर्य, इन तीनों को समाहित कर लेना है पूरी समग्रता से, एकदम हबड़ाना ही नहीं है। और हबड़ाने वाले आपके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे होंगे कि किसी तरह इसको पैनिक बना दिया जाए, क्योंकि वो जिधर से आएंगे कहेंगे क्या हो गया जी, कितना नंबर आ रहा है आपका, कौन कौन पढ़ लिए, क्या बचा हुआ है, पड़ोसी तो गजब पढ़ रहा है, वो तो इस कोचिंग का जो है कोर्स खरीद लिया, वहां तो गजब धुआंधार चल रहा है। इस तरीका की बातें आपके इर्द गिर्द अभी एकदम घूम रही होगी। ये सर ने तो एकदम दावा ठोक दिया है, ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होगा, सब पता चलेगा परीक्षा के बाद में खाक में मिल जाएगा। और उसमें जो लोग अपने को अगर पैनिक बना लिए उनका रिजल्ट डूब जाएगा। ऑनलाइन वाले तुम लोगों के लिए कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले दिन ही कहा था कि मेरा बॉडी यहां रहता है, आत्मा तुम्हारे साथ है, ठीक है। और मेरी भी इच्छा होती है कि सबसे हम मिले, और हमने आपको से वादा भी किया है कि जिसका जिसका ब्याह शादी होगा मिलने आएंगे, ठीक है। और सब हमको भूलना मत, नौकरी होने के बाद याद रखना। सुनिए, आपको नई गाड़ी मेरे पास है, अपना गाड़ी है, मैं अपने गाड़ी से आ जाऊंगा, रुको, अरे छोड़िए, बंद करिए। यहां देखिए, आपको एग्जाम के समय में जो है ना 2-3 चीज को आज से अपने रूटीन में डाल लेना है, ठीक है। पहला बात कि आपको किसी भी अफवाह को अपने रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना है। अफवाह मतलब कि पिछले बार इसी किताब से क्वेश्चन पूछा था, पिछले बार इसी टीचर का गेस लड़ा था, ऐसी अफवाहों से बच जाइए। दूसरी बात क्या है कि अब एग्जाम तक थोड़ा आस्तिक हो जाइए, थोड़ा आस्था से अपने को जोड़ लो। आस्था से जोड़ने का मतलब क्या है, ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज सुबह शाम पूजा आरती में लगे रहिए, एकदम नहीं होना है, ठीक है। आस्था से जुड़ने का जो मेरा सेंस बस यही है कि कम से कम एक दिन अल्टरनेट करके ही सही किसी भगवान के पास या जिस धर्म से आप आते हो उस धर्म के धार्मिक स्थानों का दौरा कर लो 5-10 मिनट का, ज्यादा समय नहीं, 10 मिनट का दौरा कर लीजिए। भगवान से कहिए कि बस स्थिर प्रज्ञ बनाए रखिए। एग्जाम में हमको पता है कि होना क्या है, हमें अपना स्थिर प्रज्ञ रहने दीजिए कि उस दिन इसमें भूचाल मत आए, ठीक है, नहीं तो खतरा वहीं पर है। एक बार चलिए, और सोर्स के रूप में जो अभी पढ़ना है, घबराना नहीं है। सच में आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया है ना, ईमानदारी से पढ़ लिया है, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। कोई एससीईआरटी या फिर सीईआरटी की बात नहीं है, सीधे एनसीईआरटी। नहीं तो कुछ ऐसा भी टाइप का प्रजाति सब है इस दुनिया में कि कहता है सर एनसीईआरटी पढ़ लिया, अब एससीईआरटी, वो पता चला कि दोनों लेके बैठा हुआ है। अरे इसका कोई मतलब है? इसका मतलब है कि तुमको एनसीईआरटी बुझेबे नहीं किया है कि पढ़ना क्या था, तब ना एनसीईआरटी ढूंढ रहा है। एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी समय है, एक बार पढ़ लीजिए। क्लास नोट्स को जरूर पढ़िए, खास करके हमने बहुत मतलब अनुसंधान करके आपका बैच लिया है कि क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए इतना तेजी से यहां तक पहुंचा दिए। तो क्लास नोट्स को मत छोड़िए। और एमसीक्यू जो है घर पे खुद से बनाते हो तो बहुत ज्यादा नहीं, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बहुत, 100 क्वेश्चन ढेर हो जाता है। एमसीक्यू 100 को बना लीजिए, बढ़िया किताब से रख दीजिए। और YouTube चल रहा है एक सेशन, उस पर जरूर देखिए, क्योंकि YouTube पर भी बहुत अच्छी चीजों को लेकर के आया जाता है। ऐसा नहीं है कि YouTube की चीजें बकवास की बातें नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं उसमें। तो मतलब एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल YouTube पर प्रोवाइड हो रहा है, उसको एक मानक बना करके रखिए और एकदम पेशेंस रखिए। कोई पड़ोसी अगर आता है और किसी प्रकार का बम मार दिया और आप यदि परेशान हो गए तो हम यही समझेंगे कि आप पर मेरा कोई असर नहीं था, ठीक है। बोलने दीजिए उसको, क्योंकि यहां बहुत टाइप के लोग आएंगे। हम तो ये भी देखे हैं कि जल्दी में ये भी कहा जाएगा कुछ, पूछे कितना कितना बना दिए हैं जी, तो 129 को मार दिए हैं, एक ही छूट गया। उसको ही पता नहीं है कि 120 का परीक्षा होता है। हाँ, कुछ इस टाइप के भी मिलेंगे। मुझे क्या हालात है, कितना मार दिया, अरे भाई गजब 129 मार दिए हैं, गजब लड़ा जो मेरे मास्टर पढ़ाया था वो सब उसी का आ गया। सब गलत है, ये सब अफवाह है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं क्यों आपको कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़िए, 100% मेरा थोड़े रहेगा, आज वो कह रहे हैं। हाँ, लेकिन 80%, 90%, 80% हो सकता है इसमें से। 100% के लिए तो आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के रखना होगा। एक रिफ्रेशर बुक अगर संभव हो तो लुसेंट टाइप का बुक पढ़ लीजिए, अब समय आ चुका है लुसेंट भी पढ़ने का।
नहीं, एकदम ट्राई नहीं करना है नया। तो अब बताइए ऑनलाइन वाले, अब तुम लोग एकदम ठीक हो ना? और हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों का बात सुन लिए सब लोगों का। आज 2-4 मिनट समय भी आप लोगों को दे दिए। ये अरविंद, हरियाली वाली बात अभी नहीं चलेगी, वो सब आगे वाले बैच में चलेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, आज यहीं पर छोड़ेंगे। हाँ बताइए ना। नहीं, मेरे पास तक पहुंच रहा है, बताइए ना। किसका? कोई दिक्कत नहीं है, मार दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? एरर नहीं ना है, एरर नहीं ना है, ज्यादा ज्यादा गलती नहीं ना है। अगर ज्यादा गलती नहीं हो तो मार दीजिए उसको, एकदम चलेगा। और किसी को कोई प्रश्न है जी? और किसी को कोई बात हो तो बता दीजिए। पैनिक नहीं लेना है, एकदम नहीं होना है, ठीक है? धैर्य बना के रखना है। ईश्वर चाहेंगे तो हर एक व्यक्ति का रिजल्ट होगा, सब लोग मास्टर बनेगा इस साल।